नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी हस्ती से मिलाने के लिए जो बड़सर उपमंडल ही नहीं, हमीरपुर ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित हस्ती है। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे इनसे, बड़सर की राजनीति को लेकर भी करेंगे और इनकी ज़िंदगी को लेकर भी करेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री कमल नयन शर्मा जी से और इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी का अनुभव और बड़सर की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। कमल नयन जी, अब मेरा जो सवाल है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक ट्रेंड रहता है कि बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, एक चेहरा, दूसरा चेहरा, फिर दूसरा चेहरा, फिर वापस वही चेहरा, ये चलता रहता है। जी जी। पिछले सालों में, जो कि 3 साल अब सरकार को लगभग हो चुके हैं, जी जी, आप किस तरह से कसौटी पर देखते हैं भाजपा सरकार को कि हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर जो प्रयास हैं वो बेहतर किए हैं इंस्टेड ऑफ कांग्रेस सरकार जो पीछे की थी? जी देखिए, मैं इसी सरकार की बात नहीं करूंगा। कांग्रेस की सरकारें बड़े लंबे समय तक देश और प्रदेश में रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बहुत कम मौका मिला है, लेकिन मैं इस चीज़ को दावे के साथ बोलता हूं कि देश भर के किसी भी प्रदेश में या देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं वो विकास का पर्यायवाची है जी। विकास की शुरुआत अगर इस देश के अंदर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। जिस पार्टी ने 60 साल तक देश के ऊपर राज किया, उस पार्टी ने अगर विकास किया होता तो शायद आज हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते जी। हिमाचल प्रदेश में जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी आदरणीय मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में, उस समय हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी नहीं मिलता था। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था। शांता कुमार जी अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पानी की स्कीमें आनी चाहिए जी। और इसी करके देश उनको पानी के मुख्यमंत्री के नाम से जानता है जी। उसके बाद 98 में रही, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनको बड़े लंबे समय तक काम करने का मौका नहीं मिलता था और लोगों के मन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनसंघ के लिए ये विश्वास नहीं पैदा था कि ये लोग सरकार चला सकते हैं। लेकिन 98 में हमने माइनॉरिटी की सरकार चलाई आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में। 5 साल वो सरकार चली जी। और विकास का एक मॉडल जो था वो इस प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ। मतलब हमारे जो इस प्रदेश के, जिनको हम जन्मदाता मानते हैं, यशवंत सिंह परमार जी बड़े लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जी। उनके जिले में भी अगर सड़कों की कनेक्टिविटी किसी ने करके दी तो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने दी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी जी। और उसके बाद हमने 5 साल वो सरकार भी चलाई। हालांकि चलो कुछ मार्जिन से बाद में हम नहीं सरकार बना पाए, लेकिन 2007 में जब सरकार बनी तो भी बेहतर कार्य इस प्रदेश के अंदर आदरणीय धूमल जी ने किया। आज जयराम जी की सरकार बनी है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये कार्यकाल जो है जितनी कठिनाइयों भरा और चुनौतियों भरा ये कार्यकाल है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी किसी भी सरकार के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो खड़ी हुई है। क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही, डेवलपमेंट का काम रुका है सारे का सारा। लेकिन उसके बावजूद भी जो विकास है वो सामने दिखता है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप पानी की हालत देख लीजिए। आज करोड़ों रुपए के कार्यक्रम जो हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और उनके साथ साथ लोगों का जो समस्याएं हैं उनका हल हो रहा है। विभिन्न प्रकार की और भी कई जो योजनाएं हैं। अब आप देखिए प्रदेश के अंदर, हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करके सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो महिलाओं के लिए मुफ्त के गैस कनेक्शन दे रही थी जी। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग बचे। आदरणीय जयराम जी की सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना करके अपनी स्कीम चालू की और जो बाकी बची हुई महिलाएं थी उनको वहाँ से कनेक्शन दिए जी। हमारी आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो भारत सरकार की चलती है, जो गरीबों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1000 रुपया दे करके 1 साल का हिम केयर सुरक्षा स्वास्थ्य योजना जो थी वो शुरू की और 5 लाख की सुरक्षा बीमा योजना उसमें मिल रही है एक परिवार के लिए, 5 सदस्यों के लिए। इसी तरह से जो पेंशन मिलती थी, तो पहले हमारे से जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने 80 साल के वृद्धों को जो था वो 1500 रुपये की पेंशन शुरू की थी। 1000 रुपये की थी, फिर 1500 बाद में हुआ, 1500 जयराम जी ने किया उसको। लेकिन जयराम जी की सरकार जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में जो निर्णय हुआ वो यही हुआ कि हम 70 साल के लोगों को देंगे जी। और आज दोबारा से
अभी जो पीछे कैबिनेट हुई थी, सरकार ने फिर निर्णय ले लिया कि विधानसभा के दौरान कि हम 65 साल की महिलाओं को, हालांकि वो चाहते थे कि हम सबको करें, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था है पूरे देश भर की, पूरे प्रदेश की, वो सारी की सारी तहस नहस हो गई है जी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 65 साल की किसी भी महिला को 1000 रुपये की पेंशन, चाहे उसका बेटा नौकरी करता हो चाहे नहीं करता हो, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो है जी वो भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने चलाई। सड़कों की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं जी। हमने कांग्रेस के समय में भी देखी, आज भी देखी, और वो केवल बरसर की बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आप जहां भी जाएंगे सड़कों की स्थिति आज पहले से कई गुना बेहतर हुई है जी। पीने के पानी के लिए जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत करोड़ों रुपया हर जगह के ऊपर, हर सब डिवीजन के अंदर खर्च हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपना जो शगुन योजना शुरू की है गरीब बच्चियों के लिए 31,000 रुपये की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो विकास का जो मॉडल है वो विकास का मॉडल और विकास की सोच ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये कोई और पार्टी सोच ही नहीं सकती है इस देश के अंदर, ना किसी ने सोचा है जी। अच्छा सर, यहाँ पर आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने बरसर की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्तमान में जो विधायक हैं इंद्र लखनपाल जी, उनका ये कहना है, अपने वक्तव्य में भी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार कहकर प्रदेश में सरकार का गठन हुआ कि सेंटर में भी भाजपा है तो यहाँ भी भाजपा है तो इसलिए डेवलपमेंट होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि ये सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार बोलने के लिए है, लेकिन कार्यों को लेकर कहीं भी धरातल पे नहीं है। ऐसा क्या कारण है सर, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं? देखिए भाई साहब, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़े नेता हैं और हमारे प्रतिनिधि भी हैं जी। फिर भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न लगाते हैं तो उस प्रश्न का जवाब देना मेरा धर्म बनता है। जी बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी बरसर विधानसभा के लिए, बरसर सब डिवीज़न के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट का नींव का पत्थर रखा गया जी। इसी बरसर के लिए बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ। वो मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार थी जी। मुझे लगता है उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उन्होंने बरसर के लिए वो CPS थे जी, और पहली बार बरसर के किसी व्यक्ति को मौका मिला था कि वो CPS था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। एक तरह से बड़ा स्टेटस है और मंत्री के नाते उनको काउंट करते हैं, लेकिन वो उन अधूरे कामों को भी पूरा नहीं कर पाए। और मुझे वो इस सरकार को कोसने की बजाय वो ये बात रखें कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या किया, और आज भी वो यहाँ से विधायक हैं। चुना हुआ विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र का विकास करवाएं जी। लेकिन जब व्यक्ति असफल होता है वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है। मैं उन्हें यही कहूँगा कि दोषारोपण ना करें, अपने आप को सिद्ध करें। उनका ये कहना था कि जो BJD का अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल, वो उनके माध्यम से बना। उनका ये कहना था कि जो पेवर ब्लॉक की एक 10 करोड़ रुपए की योजना वो लेकर आए थे, उसकी वजह से बरसर के रोडों का डेवलपमेंट हुआ। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए उनके माध्यम से होनी थी? देखिए भाई साहब, अगर हम इन चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 10 बेडेड हॉस्पिटल है उसकी अधिसूचना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई थी जी। और उसका जो उस समय शिलान्यास किया गया था वो भी आदरणीय बलदेव जी उस समय विधायक थे, उन्होंने किया था। उसके लिए बजट की अनुशंसा भी की थी। और जो सड़कों की बात रही, अगर भाई साहब आपने करवाया था तो आपने काम क्यों नहीं करवाया? अभी भी आपके सामने कई काम अधूरे पड़े हुए हैं, और आज जब काम हो रहे हैं तो आप उसकी गिनती करवाएंगे तो उनको गिनना थोड़ी नहीं कहा जाएगा। आपने अगर करवाए तो आप उनको बताइए, और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप उसको करके बताइए। आप मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं बनवा पाए, आप बस स्टैंड बरसर के अंदर नहीं बनवा पाए, अब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है जी। उसके लिए तो हर आदमी प्रयास कर रहा है। तो अब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि बरसर की राजनीति में जी जो एक कहीं ना कहीं अलग अलग परिभाषा लोगों की बनती हुई जा रही हैं कि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो कई नेताओं में बटी हुई है जी, इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण आप देंगे सर? देखिए भाई साहब, परिवार के जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उसके साथ ही बढ़ेगा जी। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नेता होंगे तो उसका परिणाम जो है वो गलत होगा जी।
परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे, वो अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा जी। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा परिवार है, इस करके अच्छे से काम करेगी और वो परिवार बढ़ ही रहा है। जीत और हार, देखिए कई कारण होते हैं जिनके कारण कई बार समस्याएं आती हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी के नाते इस विधानसभा क्षेत्र में काम करेगी और आज मैं आपके स्टूडियो में बोल करके जा रहा हूं कि 2022 में यहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके जाएगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी चुनाव हुए जिला परिषद के पीछे, बीडीसी के सब पंचायतों के चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दो धड़ों में बटे हुए दिखे यहाँ पर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप बड़सर के एक दिग्गज नेताओं में, दिग्गज चेहरों में गिने जाते हैं। जी जी। तो मेरा धर्म बनता आपसे ये सवाल पूछना कि ऐसा आखिर क्या माहौल हुआ, क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में दिखी? देखिए, जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स की, वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के माध्यम से होती है जी। और जो जिला परिषद के कैंडिडेट थे उनकी घोषणा प्रदेश ने की थी, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने की थी जी। और उन्हीं कैंडिडेट्स को लोगों ने वोट डाला जी और वही कैंडिडेट्स जीत करके आए जी। इसलिए लोगों का जो ध्यान था या लोगों का जो झुकाव था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया इस विषय के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी हुई। जी। कमल नयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी प्रश्नों का, जो हम समझते थे कि आपसे रिलेटेड हैं, अभी हालांकि और बहुत सारे प्रश्न हैं जी जी। जो कि हम समय के अभाव के कारण अभी सोच रहे हैं कि इसको अगले सेशन में भी कभी हम लेंगे ज़रूर, लेकिन आपने आज लोगों के पास जो भी बातें रखी हैं, हमें पक्का विश्वास है कि लोग उन बातों को समझेंगे, जानेंगे और जिस तरह से आप लोग एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा को भी समझेंगे। बहरहाल हमारा तो सिर्फ एक ही मानना है कि जनता की जो डिमांड है वो कार्य है जी। जनता को अगर कुछ चाहिए तो उनके काम होने चाहिए जी। जनता के लिए नेता, चाहे वो बलदेव शर्मा जी हों, चाहे वो विधायक इंद्र लखनपाल जी हों, चाहे वो कमल नयन जी हों, चाहे वो कोई भी हो जी, लोगों का जो विश्वास है वो पार्टी के ऊपर जिस तरह से बना है जी, उस विश्वास को लेकर पार्टी को आप अंत में किस तरह से संबोधित करना चाहेंगे लोगों को और क्या बताना आप चाहेंगे? देखिए, यहाँ के जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करता है। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास का कार्य कभी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ और आने वाले समय में भी मैं लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़सर सब डिवीज़न को, बड़सर उपमंडल को और बड़सर विधानसभा क्षेत्र को हमेशा विश्वास के साथ जोड़ करके, विकास के साथ और विश्वास के साथ जोड़ करके रखेगी। मोदी जी का वो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र के साथ हम यहाँ पे कार्य करेंगे और जो भी रुके हुए कार्य हैं, विकास कार्य हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उन कार्यों को भी पूरा किया जाएगा क्योंकि हमने कभी भी किसी भी कार्य को रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ नहीं किया है जी। हालांकि कई कार्य ऐसे थे जिनकी अधिसूचना सरकार, कांग्रेस सरकार के टाइम में हो गई, लेकिन वो मात्र एक घोषणाएं थी, उसका भी काम जयराम जी ने किया है। उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं करवाया जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें करती थी, बल्कि ये कहा कि हमारा विश्वास जनता के साथ है, इसलिए हम उन कार्यों को भी गति देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के समय के रुके हुए कार्य हैं, ये सरकार उनको भी इस कार्यकाल में करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के समय के रुके हैं उन कार्यों को भी करेगी। जितने भी विकास के कार्य हैं, एक विकास के मॉडल के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। हालांकि समस्या जरूर है और वो सबके लिए है। आज की सरकार अगर इतना भी कर रही है तो ये मान करके चलना चाहिए कि शायद अगर केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती तो हम ये सोच करके चलें कि आज का ये जो समय है, जो हमारा 1.25 साल बीता है और आने वाला समय भी अच्छा नहीं लग रहा है कोविड-19 के कारण जी। बहुत बड़ी समस्याएं इस प्रदेश और देश के अंदर आई हैं और हमारी सरकारें जो हैं पूरी लगन के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आप पूरे देश भर में एक मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश जो है, हालांकि पिछली बार जब पिछले साल जो कोविड की लहर आई थी, हिमाचल प्रदेश उस समय भी कोविड से लड़ने के लिए सबसे उत्तम स्थान के ऊपर रहा था और आज भी आदरणीय जयराम जी जो हैं वो एक एक चीज़ को अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक भी जब पूरे देश के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी स्थिति जो है वो बहुत सुधरी हुई है
और अब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया है। आने वाले समय में हमारे सबसे कम लॉस जो होगा वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। हम एक अच्छा मॉडल यहाँ पे खड़ा करेंगे और बड़सर के लिए एक विकास का मॉडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे करके जाएगी। और मैं सब लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि ये जो कोविड का समय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम इसको हल्के में ना लें। ठीक, हम सब लोग इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। हम इसको हराएंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए तत्पर बैठी है। जिसे भी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी से कार्यालय से कांटेक्ट करे, हमारे व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट करे। हम उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी कमलयान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्टूडियो में आए, आपने अपने अमूल्य विचार रखे, लोगों को जागरूक किया और लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया कि कोरोना से भी अपने आप को बचाएं और पार्टी पे विश्वास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप लोगों ने समय दिया। जीवन उत्साह का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सर।